हिजबुल्लाह ने आज हाइफा में वो मार की है कि पूरा का पूरा आप देखिए बंदरगाह, जो बंदरगाह शहर इजराइल का कहा जाता था, इस समय धू धू करके जल रहा है। और उसके बारे में जो इजरायली मीडिया ने पब्लिश किया वो कहा है कि क्रेजी फायर्स हाइफा में इस समय हो रहे हैं। और पूरे की पूरा जो मंजर है वो ऐसा है कि इजरायली मीडिया का कहना है कि उसने आज तक नहीं देखा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 12 नवंबर 2024। आपको यह बताने में मुझे खुशी हो रही है कि वेबसाइट शुरू हो गई है। जी हाँ साथियों, amresh.co, केवल AMARESH.co। ये मैं कमेंट बॉक्स के भी एक उसमें डालूंगा, उस पर भी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कई बार वो लाइव नहीं होता है, हो सकता है इस बार हो जाए। तो मेरी वेबसाइट शुरू हो गई है, पल पल की खबरें, उसमें ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं, उसमें लगातार जो वीडियोस हैं जो आप इसमें हम आपको नहीं दिखा सकते, वो वीडियोस उसमें आ रहे हैं। बताइए, आप सारे के सारे वीडियोस उसमें आ रहे हैं। और आज कई वीडियोस आपने जो नहीं दिखे, जो मैं एक्स पे भी नहीं डाल पा रहा हूं, थोड़ा बहुत टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, लेकिन टेलीग्राम पे भी जो नहीं डाल रहा हूं वो मेरी वेबसाइट पे है, amresh.co पे। और ये जो वीडियो है हाइफा का, जलते हुए हाइफा का, ये आप देखिए मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उसके साथ हमास ने किस तरीके से आज D9 बुलडोजर उड़ाए, मरकवा टैंक्स उड़ाए, उसके भी वीडियोस पूरे पड़े हुए हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आज हुई, हमास ने ये देखिए, पिछले 2 दिनों में हमास ने करीब 20 इजरायली सोल्जर्स मार गिराए और इजराइल ने उसको एडमिट किया। इजराइल ने आज 4 मौतें एडमिट की कि जो उत्तरी गाजा में, वहीं जबलिया जहां इजराइल नरसंहार कर रहा है, वहां पर हमास ने 4 वहां पर इजरायली सोल्जर मारे। और उसके 2 दिन पहले 10 मारे थे, और उसी तरीके से 5 आज मारे गए। तो कुल मिला के 20, जिसमें करीब घायलों की संख्या 11 है। उसके अलावा देखिए, इजराइल ने जो आज गाजा में बमबारी की, उसमें 50 के ऊपर नागरिक मारे गए। कई जगह, वो भी देखिए वेबसाइट पे है कि कई जगह जो अलग अलग जगह हैं, आप जबलिया से शुरू करिए, मध्य गाजा देर अल बला में आइए, उसके बाद साउथ खान यूनिस में आइए, वहां भी मारा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो भी एक्टिव हो गया है। अगर इजराइल की ऐसी तकनीक लग रही है, मतलब इस तरीके का एक उनका अप्रोच लग रहा है कि वो नॉर्थ से साउथ एक बेल्ट ऑफ फायर बना दे। उनका पर्पस अभी नॉर्थ गाजा है, नॉर्थ गाजा में मिलिट्री रूल और मिलिट्री जोन डिक्लेयर करना। लेकिन वो बेल्ट ऑफ फायर जिसको कहते हैं ना, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे हवाई जहाज उड़ता जाए, बम गिराता जाए, उस तरह की पूरी सिचुएशन उन्होंने साउथ राफा तक क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन हमास के फाइटर्स ने साउथ राफा में निकल के हवाई जहाज पे भी मारा, उसके साथ जो नीचे आईडीएफ के सोल्जर्स थे उनको भी मारा। और एक जगह तो हमास के लोग आईडीएफ के सोल्जर्स से इस तरह से घुल मिल गए कि वहां पर बम्बार्डमेंट आईडीएफ कर नहीं पाई। तो यह बात साबित हो गई कि सेंट्रल और साउथ जो गाजा है उसमें आईडीएफ का कोई भूमिका अब बाकी नहीं रह गई। मतलब आईडीएफ जो है, जो ग्राउंड फोर्सेस है, हम हवाई बात नहीं कर, हालांकि वहां पर हवाई बमबारी भी बहुत कम हो गई है। पूरी हवाई बमबारी उत्तर गाजा में केंद्रित है, जहां सबसे बड़ा कत्लेआम हो रहा है। लेकिन मध्य और साउथ गाजा, इन दोनों जगहों पे जो जमीन की लड़ाई है, उसमें आईडीएफ की बिल्कुल पहलकदमी खत्म हो गई। और इसके साथ साथ पूरी खबरें आ रही हैं, आईडीएफ में नई खबरें आ रही हैं कि देखिए, जो हंडाला सेक्स स्कैंडल हुआ और जिसके बारे में मैंने कल स्पेशल वीडियो बनाया था कि इजराइल के बड़े बड़े लीडर बेनी गैंट्स और नेतन्याहू के पर्सनल फिजिशियन, वो एक लंदन के सवॉय होटल में क्या कर रहे थे। नेतन्याहू बेनी गैंट जिसको निकाल चुका है उसको एक मैसेज दे रहा था। उसके साथ साथ जो यवस गालन जिसको अभी निकाला रक्षा मंत्री, जिसके बाद बड़ा अनरेस्ट है, यवस गालन जो है वो एक मेजर आईडीएफ की फीमेल ऑफिसर जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को लीड करती है, उससे मिले। और एक उस होटल का भी नाम हमने दिया है, मैकटैल होटल। और वहां पर किस कमरे में मिले और उन्होंने कौन सी खुफिया जानकारी उस महिला को दी, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें देखिए मेरी वेबसाइट पे भी हैं, और ये मैंने कल वीडियो भी बनाया था। उसके बाद क्या हुआ है हंडाला स्कैंडल में, और जो ईरान ने जिस तरीके से सारी वेबसाइट्स रिग करके और सर्वेलेंस करके, मोसाद कई सर्वेलेंस कर डाला, यानी, और जो अमन एजेंसी है, मिलिट्री एजेंसी जो इजराइल की है, अमन सर्वे, जिसका नाम लोगों ने कम सुना है, मोसाद का ज्यादा सुना है, शिन बेत का ज्यादा सुना है। अमन को जिस तरह से पेनिट्रेट किया इजराइल ने, उसमें और भी चीजें आई, जैसे फॉर एग्जांपल जो इजरायली एम्बेसडर टू जर्मनी है,
और उसके साथ साथ जो जर्मन एम्बेसडर टू इजराइल हैं उनके बीच क्या संबंध है, ये बात भी सामने आई। उसके बाद फ्रांस से लेके पोलैंड से लेके तमाम जो इजरायली नेटवर्क फैला है वो क्या क्या करता है पर्दे के पीछे, किस तरीके के घिनौने काम करता है, वो सारी बातें भी सामने आ रही हैं और ये इजराइल को अंदर से तोड़ रही है, अंदर से कमजोर कर रही है। ऊपर से नेतन्याहू ने देखिए अपना एक ऐसा पोस्चर बनाया हुआ है कि ट्रंप के जीतने से उसको जैसे खुली छूट मिल गई। इसके दो उदाहरण देखिए। जो उसका नया डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल कैट्स, उसका बयान आज आया है। उसने अपने बयान में कहा है कि अब हमें जो है लेबनान पे हमें कोई सीज फायर नहीं चाहिए। पहले ये सीज फायर की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं हमें अभी कोई सीज फायर नहीं चाहिए, लेबनान पे हम लगातार बमबारी करते रहेंगे। ये इजराइल का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। अब ये वही बात है कि जो वो लोग ये चाहते हैं कि ट्रंप जब तक एज्यूम पावर नहीं कर लेता, इन्हें 20 जनवरी को जब तक वो अपने ऑफिस में इंस्टॉल नहीं हो जाता, तब तक ये लोग कुछ ना कुछ अपनी मनमानी ये करते रहे। बाइडेन जो है उनको कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हो। वैसे भी बाइडेन कुछ भी कहने की स्थिति में कब था? बाइडेन ने तो जो भी कहा वो झूठ कहा और एक तरह से उसने वो ग्राउंड पे उसका उल्टा हुआ। और बाइडेन के फेलियर से ही जो अमेरिका में इतनी बुरी तरह कमला हैरिस हारी है, उसकी भी वही वजह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी हारी है, जो उसके सारा का सारा वोट खिसक गया ट्रंप की तरफ। अब देखिए ट्रंप भी पूरा गेम खेल रहा है और कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा भी सकते हैं, रशिया और यूक्रेन में समझौता करा सकते हैं। अभी उसने इजराइल के बारे में नहीं बोला, लेकिन इस तरह के हिंट्स आ रहे हैं एलॉन मस्क द्वारा, तमाम और फोर्सेस द्वारा, कि इजराइल भी अब एक रेड लाइन, एक नए तरह की रेड लाइन, जो बाइडेन वाली फर्जी रेड लाइन नहीं बल्कि ट्रंप वाली, क्योंकि जो ट्रंप ने कहा है कि मैं गंभीर हूं, मैं गंभीरता से पीस चाहता हूं, तो ट्रंप वाली रेड लाइन इजराइल क्रॉस करने की स्थिति में है। इस तरीके से ट्रंप के एडवाइजर से जो खबर आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि माइक पोम्पो और निक हेली, जो ये बहुत वॉर मॉन्गर्स हैं, प्रो इजरायली जो फिगर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी में, इनको इनवाइट नहीं किया गया है। इनको मतलब ट्रंप ने यह बयान दिया है कि इनको हम अपना नया कैबिनेट बनाएंगे 20 जनवरी के बाद, उसमें हम इन दोनों को इनवाइट नहीं करेंगे। ये देखिए साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो स्मोत्रिच है, जो इजरायली अल्ट्रा राइट मिनिस्टर है, उसने भी उसने भी सोचा कि अच्छा मौका है, हम भी एक छक्का मार दें। ये अलग बात है कि वो उसमें आउट हो गया। उसने क्या कहा कि हम इस मौके का ये जो मौका है, ट्रांजिशन पीरियड अमेरिका में, इसका फायदा उठा के हम वेस्ट बैंक को एनेक्स कर ले। वेस्ट बैंक को पूरा, अरे वेस्ट बैंक को तुम एनेक्स क्या करोगे? वेस्ट बैंक फर्स्ट इंतिफादा और सेकंड इंतिफादा की जमीन है। अभी तो वहां रेजिस्टेंस लड़ रहा है, जनता बहुत थोड़ी संख्या में सामने आई है। जनता के पास वहां पर अब वो पत्थर और गुलेल नहीं रह गई, अब हथियार आ गए हैं और वो वेस्ट बैंक में इसी मूव के लिए वेट कर रहे हैं। जिस दिन इजराइल एनेक्स करेगा वेस्ट बैंक, उस दिन इतनी बड़ी अपराइजिंग होगी कि गाजा भी उसके सामने छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि वेस्ट बैंक में संख्या ज्यादा है फिलिस्तीनियों की, करीब 30 से 35 लाख, और वहां पर उस तरह से कत्लेआम भी ये लोग नहीं कर पाए। इससे मतलब लेबनान में उससे ज्यादा कर दिया, वेस्ट बैंक में नहीं कर पाए। तो वेस्ट बैंक पूरा इंटैक्ट है। वेस्ट बैंक एक तरीके से रिजर्व फोर्स गाजा की बनी हुई है। और ये लोग इस तरह की गलती करें, इसका इंतजार करें, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वहां पर है, महमूद अब्बास की, जो इजराइल के साथ गद्दारी करती है। तो एक बार वेस्ट बैंक इजराइल एनेक्स कर लेगा, सोचिए उससे क्या होगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो खत्म हो जाएगी, उसका पूरा जो वजूद है वो तो इसी पे है कि इजराइल उसको एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जिंदा रहने देता है। इजराइल जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को खत्म करे, क्योंकि एनेक्सेशन वेस्ट बैंक का होगा, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी खत्म, मतलब उसको खत्म करना ही पड़ेगा। और जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी खत्म हो गई, तो जो रहा सहा जो लिबरल है, जो सो कॉल्ड, केवल फिलिस्तीन में नहीं, फिलिस्तीन में तो सभी एक तरह से हमास के साथ हैं, जो 80% पॉपुलेशन है, लेकिन जो अरब्स हैं, जो अरब्स एक लिबरल पोजीशन लिए हुए हैं कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी बन जाए वेस्ट बैंक और गाजा को लेकर। कल सऊदी अरेबिया ने भी कहा। ये जो लिबरल्स हैं ये भी पागल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये एश्योर किया है कि इजराइल वेस्ट बैंक एनेक्स नहीं करेगा। और जो हमास के एंटी हैं, हमास को एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो वेस्ट बैंक जो है वहां पर
अगर वहाँ पर मतलब जो अगर हल है, इस समस्या का हल है, इस लड़ाई का इजराइल पैलेस्टीन की, तो वेस्ट बैंक में है। क्योंकि वेस्ट बैंक के मॉडल पे हम गाजा में भी इस तरह की महमूद अब्बास टाइप सरकार बना लेंगे। लेकिन महमूद अब्बास टाइप सरकार तुम तब बनाओगे जब वेस्ट बैंक रहेगा। जब वेस्ट बैंक रहेगा ही नहीं तो तुम किस तरीके से उसकी सरकार बनाओगे? जरा ये थोड़ा सा आप भी देखिए और पूरी सिचुएशन है उसको देखिए। दूसरी बात देखिए, जो हाइफा के बारे में मैंने कहा, हिजबुल्लाह के पास जो फादी 2 मिसाइल्स आई हैं, फादी 2 और नस्र, ये दो ऐसी मिसाइल्स हैं जो देखिए हाइपरसोनिक तो नहीं है लेकिन साउंड के स्पीड से ज्यादा है, सुपरसोनिक है। अब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये अजीब होती हैं। हाइपरसोनिक बहुत लंबे डिस्टेंसेस पे भयंकर मार करती है, बहुत तेज चलती है। सबसोनिक जो है वो छोटे यानी साउंड की स्पीड से कम, वो छोटे डिस्टेंसेस पे अच्छी मार करती है। लेकिन जो बीच के डिस्टेंसेस हैं यानी 100 किलो, ये करीब आप समझ लीजिए 35 से 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इसमें जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि इनका ये कम समय में उस बीच वाले डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं। भाई अगर मतलब 1000-2000 किलोमीटर दूर मारना है तब तो हाइपरसोनिक। लेकिन जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो लेबनान बॉर्डर की दूरी ज्यादातर इजरायली सेटलमेंट से इतनी है, करीब 35-40 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, कुछ जैसे तेल अवीव वगैरह 400 किलोमीटर है। हाइफा का भी अगर ब्रॉडर एरिया और साउथ हाइफा भी मिला लिया जाए तो वो भी 400 किलोमीटर है। लेकिन और वहां पर हाइपरसोनिक उससे मारा है, जैसे बिनियामिना में जो गोलानी ब्रिगेड को मारा था। अभी कुछ दिन अभी कल की बात है जब पैराशूट ब्रिगेड को पूरा टारगेट करके करमाइल सेटलमेंट में मारा। और ये सवाल मैंने उठाया था कि हिजबुल्लाह को कैसे पता कि करमाइल सेटलमेंट में इजराइल का एक पैराशूट डिवीजन है। तो ये जो देखिए सारी चीजें हैं, इनको देखते हुए हिजबुल्लाह ने अपनी टैक्टिक्स जो चेंज कर रहा है, सुपरसोनिक जो मिसाइल हाइपरसोनिक और सबसोनिक के बीच में वो जो यूज कर रहा है, वो 35 से 100-120 किलोमीटर तक बहुत सारे सेटलमेंट्स में वो कहर ढा रही है। हाइफा क्या है, बहुत बड़ा है। हाइफा का एक हिस्सा जो नॉर्थ हाइफा है वो लेबनान बॉर्डर से करीब आप समझिए 75 से 120 किलोमीटर के करीब दूर है। और साउथ हाइफा और ज्यादा हो जाता है, वो करीब 300-400 किलोमीटर हो जाता है। तो नॉर्थ हाइफा में आग लगी है। और नॉर्थ हाइफा में कम से कम मतलब आप सोचिए 1 से 1.5 लाख लोग रहते हैं। उसकी पॉपुलेशन में इजाफा हो गया है, वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ इजराइल से सेटलर्स हैं भाग भाग के वहां हैं। जो नॉर्थ इजराइल मतलब जो बिल्कुल लेबनान बॉर्डर से जो सेटलमेंट्स है वो भाग भाग के वहां हैं। तो अब इस पूरी स्थिति में जो हाइफा में आग लगी है उससे फिर से सेटलर्स को भागना पड़ा। आप सोचिए इजरायलियों की दुर्गति, आप सोचिए फिलिस्तीनियों की दुर्गति एक दूसरी तरह की, मतलब उसको वो तो देखिए, वो तो फिर भी उनको एक शहीद का दर्जा पूरी दुनिया दे रही है फिलिस्तीनियों को। इजरायली जो मारे जा रहे हैं उनको तो कुछ नहीं मिल रहा। और आप देखिए सेटलर्स कितने मारे गए हैं ट्रिकल में पूरे 1-1.5 साल में, उसके भी फिगर्स आने वाले हैं, वो पब्लिक हो जाएंगे 2-3 दिन में। लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं, करीब 25,000 इजरायली सिविलियन या तो घायल हुए हैं या मारे गए। 25,000 इजरायली सिविलियन, मैं सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा हूं। सोल्जर्स की संख्या तो मैंने बताया आपको, वो तो खैर ऐसी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि इजरायली सेनाओं को जो उनकी संख्या है वो कम पड़ गई है। ये कई एक्स जनरल्स ने भी कहा और करंट जनरल्स ने भी कहा। लेकिन सिविलियंस 25,000 सिविलियंस घायल हैं और मारे जा चुके हैं। अब इसमें क्या, कितने घायल हैं, कितने मारे जा चुके हैं, कितने विकलांग हुए, ये जो सारी बातें हैं, ये देखिए एक दूसरी तरह की बातें हैं। ये एकेडमिक नहीं, इनको भी जानना जरूरी है। लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी फिगर्स पहली बार इजराइल ने बाहर की है। और इजराइल ने भी क्या बाहर की है, कोई सरकार ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स ने, और उसमें जो कुछ इजरायली अखबार हैं उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया। और जो हिब्रू वेबसाइट्स हैं, अब लोग मुझसे कहते हैं कि भाई साहब आप हिब्रू वेबसाइट्स की बात करते हैं अभी, तो भाई मैं क्या करूं, इंफॉर्मेशन हिब्रू वेबसाइट से ना लूं? मेरे पास अगर लोग हैं जो हिब्रू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो उनसे मैं मदद ना लूं और उनकी खबरें ना लूं? क्योंकि वो जो वहां छपता है हिब्रू वेबसाइट्स में, वो ना इंग्लिश में छपता है, ना हिंदी में छपता है, ना अरबिक में छपता है, क्योंकि दूसरी भाषा वहां अरबिक है। तो अरबिक में भी वो सारी चीजें नहीं आ पाती, क्योंकि जो अरबिक साइट्स है ज्यादातर प्रो पैलेस्टीनियंस है, तो उन तक वो पहुंच नहीं है इजराइल के अंदर, वो अस्पतालों में सब में। लेकिन जो हंडाला ऑपरेशन हुआ है,
जो ईरान ने भेद दिया है उससे भी बहुत सारी चीज़ें सामने हो रही हो। मेरे ख्याल से जो कैजुअल्टी फिगर्स आई हैं, ये जो 25,000 सिविलियंस की, जिसमें मारे जाने वाले लोग भी हैं, ज़्यादातर घायल हैं, ये फिगर्स जो हैं ये भी ये जो ईरान ने खुफिया तंत्र को जो भेद दिया है इजराइल के, उसकी वजह से ये पूरी आई है। उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर जो उससे जो समिट से जुड़ी है, जो पूरा अभी जो इस्लामिक अरब समिट हुआ उससे जुड़ी है। उस समिट में एक रेजोल्यूशन जो पास हुए, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई। काफ़ी कड़े शब्दों में सऊदी अरेबिया ने इजराइल की आलोचना की पहली बार, लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का कहना है कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन एक इल्यूजन है। 2 स्टेट सोल्यूशन के नाम से बहुत दिनों से फिलिस्तीनियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात ना करें, हम 1 स्टेट सोल्यूशन की भी बात ना करें, हम ये बात करें कि अभी इजराइल के एग्रेशन को कैसे रोका जाए, फिजिकली प्रैक्टिकली कैसे रोका जाए, मतलब सच में उसको रोक लगा दी जाए, बातें नहीं। अब आप कहेंगे 2 स्टेट सोल्यूशन, फिर आप कहेंगे वहां, अरे अरे ये सब बहसों से, ये सब एकेडमिक डिबेट्स हैं। अब देखिए हमास कितनी सही बात कह रहा है कि जमीन पे कुछ तब्दीली तो लाओ, जमीन पे कुछ दिखना तो चाहिए कि भाई ये जो इजराइल एड रोक रहा है, इजराइल खाना पीना इलेक्ट्रिसिटी सब बंद किए हुए है, वो शुरू हो। उसके बाद सबसे, लेकिन उसके भी पहले इजरायली ट्रूप्स हटे, और इजरायली ट्रूप्स हटने की बात तो छोड़िए, नॉर्थ गाजा में वो जमी हुई है, वहां मिलिट्री जोन डिक्लेयर करने की उसकी प्रोसेस में, फिलाडेल्फी कॉरिडोर में साउथ में है। हालांकि जैसे मैंने कहा सेंट्रल और साउथ गाजा में उनकी एक्टिविटी मिनिमम है, लेकिन नॉर्थ गाजा में तो हो रही है ना, वहां तो कत्लेआम जारी है। वहां आज भी जबलिया के पास अनगिनत लोग शहीद हुए, करीब 50 के ऊपर कुल मिला के, लेकिन जबलिया में कम से कम 30 के ऊपर शहीद हुए। तो और उसमें अधिकांश बच्चे थे, 80, इस बार तो 80% बच्चे थे, और इस तरीके से मार रहा है इजराइल। अब इस चीज को तो रोको, चलो युद्धबंदी भी तुम नहीं कर पाओ जो अरब मुल्क हैं, ठीक है, तुम ये कर दो कि सिविलियंस पे अटैक ना हो, कम से कम 2 आर्मीज आपस में लड़े, इतना भी नहीं कर सकते। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या फायदा, तुम्हारा क्या वजूद। और तुम इस तरीके से जो अरब और इस्लामिक समिट्स करते हो, ये बिल्कुल बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं। ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने साफ साफ कहा है, और ये सोचिए बड़े बड़े ऑपरेशंस करने के बाद कहा, जो नॉर्थ गाजा में उन्होंने, जो मैंने कहा जिससे पिछले 2 दिनों में 20 इजरायली सोल्जर्स मारे, आज भी देखिए 4 से 5 इजरायली सोल्जर्स मारे, मरकबा टैंक्स उड़ाए। अभी जब मैं जस्ट ये आपको आज का पहला वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था, उसी समय खबर आई थी कि D9 बुलडोजर और तमाम इस तरह के जो मरकबा टैंक्स हैं, इन पे अटैक्स हुए। उसके बाद देखिए लेबनान में भी डिप्लोमेसी और बातचीत का जो रास्ता है वो बहुत मतलब तेजी से फिर से शुरू हुआ है, लेकिन इजराइल ने तो कह दिया है कि हम ट्रंप के आने तक कुछ नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने लेकिन अपनी मार बढ़ा दी, और वही बात आ रही, बार बार मैं हर वीडियो में कहूंगा इस बात को कि ईरान की तरफ से जो हमला होगा वो इतना खतरनाक होगा कि उसकी तैयारी ऐसी हो रही है कि दुनिया ने आज तक उस तरह का हमला नहीं देखा है। अब देखिए, अब इसमें मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, यूट्यूब चैनल अभी मेरा नया है, और उसको आप अभी तक वो उतनी दूर नहीं पहुंच पाया है जितना पहुंचना चाहिए था। आपकी जिम्मेदारी है इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करें। दूसरी बात, वेबसाइट शुरू हो गई है और टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो गया है। वेबसाइट में आपको पल पल की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी, जो भाई हम अगर शॉर्ट्स भी बनाए, कितने बना लेंगे, या हम वीडियोस भी बनाए, दिन में 2 बना लेंगे, 3 बना लेंगे, 3-4 शॉर्ट्स बना लेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको चाहिए, जो हमें पहले हम अपने एक्स हैंडल से देते थे, अब हम अपनी वेबसाइट से देंगे। तो वो वेबसाइट जो है amresh.co, AMARESH.co। कुछ लोग AMRESH टाइप करते हैं, ए बीच से हटा देते हैं, वो भी अगर AMRESH.co टाइप करेंगे तब भी वो वहीं पहुंचेंगे। और थोड़ा सा 1-2 बार आपको शुरू में शायद दिक्कत आए, क्योंकि नई वेबसाइट है, उसकी डिजाइनिंग का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन हमने उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया। तो देखिए ये सारी बातें हैं। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, और उसके साथ साथ जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी मैं डालूंगा। इसके बाद मैं आज एक दूसरा वीडियो लेके भी आपके सामने रात को 9, 9:30 बजे आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।